बिगनर बच्चा किस तरह से इन तीनों सब्जेक्ट को फोकस करे प्रीलिम्स के लिए और कैसे नेक्स्ट लेवल पे मेंस में जाए वो? तो प्रीलिम्स के लिए आपको स्पीड चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। मेरा टारगेट रहता था पजल में मैं एटलीस्ट 2 पजल या 3 पजल कर लूं, और वो भी सही। बॉन्ड की ओरिजिनल डेफिनेशन आरुषि आपके शब्दों में क्या है? अगर आपका प्रोविजन खत्म हो गया तो यू हैव टू गिव 3 months नोटिस पीरियड। अगर आपने वो नोटिस पीरियड नहीं दिया है, आपने तुरंत ऐसे फटाक से बोला कि नहीं मुझे अभी अपना 4 दिन में मेरे को रेजिग्नेशन देना है, तो आपको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। अगर बॉन्ड ट्रांसफर कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते तो 3 months प्लस बॉन्ड पूरा देना पड़ेगा। जब तुम इंटरव्यू दो, ट्राई जो इंटरव्यू ले रहा है वो तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन पूछे, रेदर देन तुम उसके हिसाब से आंसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। NIACL का नोटिफिकेशन आ गया है और 170 वैकेंसीज हैं। NIACL नो डाउट, जब हम इंश्योरेंस और बैंक का डिफरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। कई ऐसी चीजें होती हैं, चाहे आप वर्क लाइफ बैलेंस बोलें, स्टेबिलिटी की बात करें, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण हम इंश्योरेंस की ओर बहुत ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि नो डाउट कुछ बेनिफिट्स तो हैं जो आपको जानने चाहिए और हमसे बेहतर आपको वो बताएंगे जो ऑलरेडी उस जगह पे पोस्टेड हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं आरुषि से। आरुषि ऑलरेडी NIACL AO के पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने तैयारी करी, हार्डवर्क किया और आज ये एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिसर की पोस्ट पे जो है वो पोस्टेड है। हाय आरुषि, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन। आरुषि, सबसे पहले आप ये बताइए आप कहाँ से हैं, कौन सी डिग्री आपने करी है और कब आपने इसको प्रिपेयर किया और कितने टाइम में एग्जाम क्वालिफाई हुआ? सर, मैं गुड़गांव से हूँ और मैंने BSc फिजिकल साइंस से किया है बाकी कॉलेज से। और मैंने 2021 में प्रिपरेशन करना शुरू किया था, जून में, मतलब डेडिकेटली। और 2022 के जून में आई जॉइंड NIST। ओके। आरुषि, इट टुक क्या 1 year। 1 साल की तैयारी में आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो गया था, राइट? हाँ जी सर। आरुषि, क्या है ये NIACL, क्या है, मतलब क्या वर्किंग होती है इसमें और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट क्या कहलाती है? सर, NIST शायद काफी लोगों को पता भी नहीं होगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बट बेसिकली अंडरराइटिंग और क्लेम्स जो है मेन डिपार्टमेंट है। बाकी डिपार्टमेंट्स जैसे अकाउंट्स हो गया, HR हो गया, स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट हो गया। आई मीन स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट इन माय ऑफिस। मैं इंश्योरेंस सेक्टर नहीं संभालती, मैं स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्टर संभालती हूँ। और लीगल डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सब होते हैं, सबको मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और अभी NICL की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें AO के साथ साथ जर्नलिस्ट की भी आई है, अकाउंट्स जर्नलिस्ट। सिर्फ AO की वैकेंसीज नहीं आई है। तो जर्नलिस्ट में जिसमें मतलब ये होता है कि अगर तुम एज अ AO ज्वाइन कर रहे हो, जिसमें सॉरी जर्नलिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों आए हैं। अकाउंट स्पेशलिस्ट है, तो स्पेशलिस्ट में अगर आप चाहते हो तो आपके पास पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए अकाउंट की। और जर्नलिस्ट में आपकी कोई भी डिग्री चल सकती है। तो आई ज्वाइन एज अ जर्नलिस्ट। तो अगर आप जर्नलिस्ट से ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं उस, मतलब अगर आपने अकाउंट स्पेशलिस्ट से किया तो आपको अकाउंट्स में ही देते हैं नॉर्मली। बट क्योंकि मैं जर्नलिस्ट में थी तो मेरे लिए उन लोगों ने पूछा था कि तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द डे आई गॉट स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है आरुषि, जो हमने सुना है कि फिक्स वर्क आवर्स होते हैं, सैटरडे संडे को ऑफ वगैरह पूरी तरह होता है, कहीं कोई टेंशन नहीं, कभी सैटरडे नहीं बुलाना है, कभी संडे नहीं बुलाना है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? सर, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो मेरे डिपार्टमेंट में हाँ वीकेंड्स मेरे चिल रहते हैं। और मैं अगर मेरा वही फिक्स टाइम है, 10 to 6 फिक्स टाइम है। लेकिन अगर यही क्लेम्स की और अंडर राइटिंग की बात करूं, क्लेम्स और अंडर राइटिंग वाले तो जैसे क्वार्टर एंड, क्लेम्स में क्वार्टर एंड्स आते हैं, जैसे जून हो गया, सितंबर हो गया और दिसंबर हो गया। और ईयर एंड मार्च में तो बहुत ज्यादा काम होता है क्लेम्स, क्योंकि क्लेम फाइल तुम्हें रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है।
सेम अंडर राइटिंग में भी काम होता है, क्योंकि 8-8 बजे तक भी रुकना पड़ता है। डिपेंड्स कि कितने प्रपोजल्स आए हैं, कितना तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तो ये है, बाकी मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना मेंटेन करके चल रहे हो। आवर्स फिक्स होते हैं, बट हाँ अगर आप एक्स्ट्रा होते हो तो यू विल गेट एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर दैट। मतलब फिक्स है वो पेमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, आप 2 घंटों से ज्यादा एक्स्ट्रा रुके हो या सैटरडे संडे को अगर एक्स्ट्रा आए हो तो मतलब ओवर टाइम वो हो जाता है। यानी मैं सिंपल बोलूं कि अगर 6 बजे मेरा वर्किंग आवर खत्म हो रहा है और मैं उस दिन मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार आज का कुछ चाउमीन चाट या पिज्जा का अगर मैं सोच लूं तो मैं 2 घंटे और काम कर लूं, तो मतलब कॉम्पनसेशन हो जाता है, राइट? मतलब यहाँ पर जैसे मैं सूरत में पोस्टेड हूँ, आई गॉट पोस्टेड एट अ वेरी गुड ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है। आई एम एबल टू एंजॉय माई वीकेंड्स, आई एम वर्किंग ऑन, मतलब मंडे टू फ्राइडे मैं काम कर रही हूँ, फिक्स टाइम है, तो हाँ बैलेंस है। और बाकी ऑफिस का आई कांट टेल, बट हाँ हेयर मेरा बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है कि ठीक है, मेरे को ऐसा वो नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है इतना काम, मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही अपना काम और अपना पर्सनल टाइम मैनेज नहीं कर पा रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। आरुषि, जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो अब हमें समझ में आया कि चलो यार जर्नलिस्ट की पोस्ट है, 2 तरह का सीक्वेंस है, एक प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, और हमें 3 सब्जेक्ट पता चल गए कि प्रीलिम्स में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है और मैथ में मेंस में जीए ऐड हो जाएगा। एक बिगनर बच्चा किस तरह से इन तीनों सब्जेक्ट को फोकस करे प्रीलिम्स के लिए और कैसे नेक्स्ट लेवल पे मेंस में जाए वो? तो प्रीलिम्स के लिए आपको स्पीड चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। ट्रुथफुली स्पीकिंग, रीजनिंग ऑफ कोर्स मैंने आपसे पढ़ी थी, तो रीजनिंग में तो मैंने आपको तभी भी बताया था कि मैं तो 35 आउट ऑफ 35 मतलब अटेम्प्ट करने हैं तो हो जाएगा। 20 मिनट का टाइम है मेरा, 16-17 मिनट में हो जाता था। और रीजन ये नहीं था कि मैं आपकी क्लासेस लेती थी इस वजह से, रीजन ये था मैं आपकी लाइव क्लासेस लेती थी इस वजह से। रिकॉर्डेड तो मैं अभी भी लूंगी, क्या फर्क पड़ेगा, मैं अपनी स्पीड से चल रही हूँ। आपने 2 मिनट दिया है, मैंने पॉज कर दिया, मैंने उस पजल के लिए अगर 10 मिनट ले लिए तो मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लाइव क्लासेस लेती थी वो मेरे लिए बेनिफिट होता था, भले ही मैं रिकॉर्ड करके एक क्लास 1 घंटे की मैं आधे घंटे में देख लूंगी, बट लाइव क्लासेस से ये फायदा होता था तुम्हें पेसअप करना, मतलब कंपटीशन था जब मैं लेती थी कि नहीं मेरा नाम आना चाहिए टॉप 10 में। कैसे नहीं आएगा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आएगा। और जब मेरे एग्जाम्स क्लियर हो रहे थे ये सच था कि मेरा टॉप 10 में हर बार नाम आता था। ऐसा नहीं होता था जिस दिन नहीं आता था उस दिन मुझे लगता था आज कैसे नहीं आया, आज मैं और मेहनत करूंगी। तो रीजनिंग में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मैं रीजनिंग का मैं कर लूंगी। इंग्लिश में मैम से पढ़ती थी, उसमें मतलब मेरी थोड़ी स्पीड मैथ्स में कम थी। मैं अभी भी एक्सेप्ट करूंगी मेरी स्पीड जहाँ कम थी वो मैथ्स में थी, तो मेरा ये था मुझे 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में करने हैं, मुझे इंग्लिश में पूरे करने हैं। मैथ्स में मैं कोशिश करूंगी 27 to 30, ताकि फिर जितनी कट ऑफ जाती है वहां तक मेरा क्लियर हो। तो मेरा बेसिक यही होता था कि मुझे लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, तभी मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकती हूँ। और टाइम की क्लासेस होती थी कि टाइमर लगा दिया, इतने टाइम में करना है, आपने 2 मिनट दे दिए, बस 2 मिनट में पजल करना है, वरना फिर सर कर देंगे, मेरा क्या फायदा पजल सॉल्व करने का। 1 मिनट दे दिया, मुझे ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन करना है। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू स्पीड अप। अब मेरा ये होता था हर ऑल्टरनेट डेज में, मतलब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी मॉक देकर। पहले मैंने मॉक दिया था, मैंने मॉक देकर ये देखा था मेरे को मैं कहाँ हूँ, मुझे कितनी पढ़ाई करनी है। फिर मैंने सिलेबस देखा, फिर मैंने क्लासेस सर्च की कि मुझे किसकी कैसी क्लासेस लेनी है। फिर उसके बाद जब मैं लाइव क्लासेस लेने लग गई तो मेरा स्पीड बढ़ी, ऑफ कोर्स बढ़ी। फिर मैं ऑल्टरनेट डेज मॉक देती थी, आज मॉक दिया, मॉक देने के बाद मैं उसको बंद करके रख देती थी, कल मैं इसका एनालिसिस करूंगी, आज मैं एनालिसिस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अगले दिन मैं एनालिसिस करती थी, हो गया, मुझे पता चला कि मेरे को क्या नहीं आता, रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश में कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ, मैथ्स में मेरे को कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, वो देखा। फिर थोड़ी मेहनत वीकेंड पे जाके, जितने भी मैंने मॉक किया एनालिसिस किया, वीकेंड पे जाके मैं उनको अपने आप को इम्प्रूव करके ठीक है
मतलब 7 बजे से क्लासेस शुरू है तो मैं 6 बजे उठूंगी। वीकेंड पे संडे को मैं चिल करती थी थोड़ा, कि ठीक है इतने घंटे की जगह 5-6 घंटे भी पढ़ लूंगी तो बहुत है मेरे लिए। और ऐसे मैंने फिर मेंस, वो प्री प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी कि मुझे स्पीड बढ़ानी है बस अपनी। आरुषि, मेंस में जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर होता है। हाँ जी मतलब सर। आइदर या तो आपने अच्छा स्कोर कर लिया है तो आपके 30+ लगभग मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किया है जीए को तो बहुत चैलेंज होगा, क्योंकि एट द एंड जीए एक बड़ा गेम चेंजर होता है। आपकी हाँ जीए जी की तैयारी स्क्रैच से क्या थी, स्पेशली जो करंट के पार्ट हैं कि भाई कितना पढ़ना चाहिए, 6 महीने 7 महीने का पढ़ना चाहिए, स्टैटिक हम कैसे कवर करें, हम राज्यों को कैसे कवर करें, हम जो है वो करेंसीज, कैपिटल और कंट्री कैसे कवर करें, तो इनकी एक शॉर्ट स्ट्रेटजी आरुषि आपने अपनी प्रिपरेशन में कैसे बनाई थी? सर, मैं सच बताऊं, मैंने जब प्रीलिम्स दिया था उसका रिजल्ट आ गया था तो नवंबर को, मुझे पता ही नहीं था उसका रिजल्ट आ गया है। मैंने देखा ही नहीं था रिजल्ट आ गया। फिर मैं चिल कर रही थी बहुत ज्यादा कि ठीक है पेपर है मेरा मेरा आईबीपीएस पीओ का भी था। मैं बहुत चिल कर रही थी, ठीक है पढ़ लूंगी, प्रीलिम्स ही तो है, कर लूंगी कर लूंगी। मैंने शायद 12 या 13 तारीख को बोला, मैंने कहा एनआईएसएल का रिजल्ट आ गया, कब आया कैसे, मेरे को पता ही नहीं था। मैंने 12 जब भी देखा 10-12 दिन बाद, तब मैंने देखा कि मेरा क्लियर हो गया है। फिर मैंने देखा मेंस कब है, अब मैं ये देखूं कि मेंस कब है, मुझे मेंस के लिए पढ़ना है। और 4 दिसंबर को मेरा मेंस था। अब मेरे को ये टेंशन हो गई कि अब मैं कैसे पढूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब जहां मुझे पूरा एक महीना मिलना था वहां मेरे पास सिर्फ 20 दिन, मेरे 10 दिन खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बस मंथली पीडीएफ्स निकाली। तो मैंने शायद 4 या 5 महीने की पीडीएफ ही पढ़ी थी। बट स्टिल सर, मेरा मेंस में ये फोकस रहता था मेरे को जीए में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, सेक्शनल कट ऑफ से नहीं रहना चाहिए। वो रह गया तो मेरा पेपर जाएगा, एक्स्ट्रा जितने भी मार्क्स आए बट सेक्शनल कट ऑफ से नहीं रहना चाहिए। तो मैं उतना तो प्रिपेयर कर लेती थी कि नहीं सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मेरे फोकस तभी भी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे रहता था, बिकॉज मुझे पता है मैं उसमें स्कोर कर सकती हूँ। वो मेरे अभी भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। जीए जीए मेरा वीक ही सब्जेक्ट रहा है, लेकिन स्टिल मेरे जीए में मुझे अभी भी याद है मेरा एनआईएससीएल का जीए सबसे बेस्ट गया, पता नहीं कैसे बट बहुत अच्छा गया था। मतलब मैंने पढ़ा था इतना कि क्वेश्चंस इजी थे, जो मैंने पढ़ा वही क्वेश्चंस आए। मैं सच कहूंगी किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है इसमें, कि एग्जाम कैसा आया उस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जीए के लिए आपको 5-6 महीने के पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। अगर तुम रेगुलर क्लासेस ले रहे हो उसमें बहुत फायदा पड़ता है, रेगुलर क्लासेस ले रहे हो जीए की भी, तो फिर उससे क्या होता है जब तुम पीडीएफ पढ़ते हो तो आधे से ज्यादा पीडीएफ तुम्हें आती है। अरे अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, अरे ये तो न्यूज मैंने पढ़ी हुई है, ये वीडियो में देखा था, तो उससे बहुत फायदा पड़ता है। तो अगर भले ही मेरे पास 10 दिन कम हो गए थे, बट क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस ले रही थी जीए की, तो इस वजह से मेरे को उसमें पीडीएफ पढ़ने में बहुत इजी रहा, पढ़ने में मंथली पीडीएफ। ठीक है आरुषि, मेंस में जैसे मैथ और रीजनिंग है, इनके हम्म। जैसे जैसे हम जानते हैं कि प्रीलिम्स जो है वो स्पीड का एक पूरा गेम है, लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि स्पीड का अब खेल नहीं रह जाता है, अब कॉन्सेप्ट का खेल है। अब आपको हाँ जी। मेक श्योर करना है कि आप 60 में से 60 क्वेश्चन मत करिए, लेकिन 20-25 जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको सॉलिड करके आइए। तो हाई लेवल पैटर्न की आरुषि आपने अप्रोच कैसे करी? स्पेशली मैं यहाँ फोकस करूंगा मैथ और रीजनिंग की। रीजनिंग के हाई लेवल पजल की बात करूं या मैथ्स के हाई लेवल आपके अर्थमेटिक के पार्ट हो गए या फिर डीआई के पार्ट हो गए? पर मैं पहले तो मैं पूरा सेक्शन देखती थी। मैं प्रीलिम्स में मैं ऐसा नहीं करती थी, मैंने पूरा सेक्शन देखा तब किया। भले ही मुझे बहुत अपने मेरे टीचर्स बोलते थे यू हैव टू सी पूरे क्वेश्चंस, कि तुम कौन सा कर सकते हो कौन सा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता था मेरा उसमें टाइम वेस्ट होगा, नहीं आता मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैं पूरा वो नहीं देखने वाली। ठीक है, मैथ्स में फिर भी मैं देख लेती थी, रीजनिंग में मेरे को लगता था नहीं मेरा जाएगा, मुझे पता है मैं 16 मिनट में 17 मिनट में कर सकती हूँ, मेरे को देखना ही है, 3 मिनट बचेंगे तब का तब देखेंगे। लेकिन उसमें क्या था, मेंस में सबसे पहले मेरा यही काम होता था, पहले मैं ये देखती थी क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस मैं बना सकती हूँ, भले ही मेरा 10 मिनट उसमें चले जाए, 10 मिनट तो नहीं, 4-5 मिनट चले जाएं, लेकिन मैं पहले सारे क्वेश्चंस देखूंगी कि कौन से क्वेश्चंस है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो।
पहले मैं क्वेश्चंस देखूंगी। अब रीजनिंग में भी वो वाले थ्योरी वाले, मैं नाम भूल गई उनका, लॉजिकल। कंक्लूजन वाले, हाँ लॉजिकल रीजनिंग कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं। वो मतलब फिर भी ऐसा लगता है पजल से इजी, कि नहीं ये हम कर लेंगे अगर हमने पढ़ा हुआ है। डायरेक्शंस वाले आ जाते हैं। मतलब पजल मैं सबसे लास्ट में ही लेती थी। ऐसे ही मैथ्स में मैं डीआई लास्ट में लेती थी। मैं वो वाले क्वेश्चंस कर लेती थी जो अर्थमेटिक के हो गए, एक एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का, डीआई फिर मैंने लास्ट में दिया। फिर अब मान लो कि मैंने जितने क्वेश्चंस आते थे, अगर 20 क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ 10 ही आ रहे हैं रीजनिंग में वैसे वाले, मैं वो करती थी। उसके बाद मैं पजल उठाती थी। मेरा टारगेट रहता था पजल में मैं एटलीस्ट 2 पजल या 3 पजल कर लूं, और वो भी सही। गलत करके तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो भी सही पजल कर लूं, भले ही थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकाल दूं, लेकिन मैं मुझे 2 या 3 पजल करना है, बिकॉज उससे मेरे अपने आप 15 नंबर आ जाएंगे। 15 नंबर तो ऐसे ऐसे सीधे आ जाएंगे अगर मुझे सही है। पजल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैं कर भी चुकी हूँ, जब मैंने एलआईसी का एग्जाम दिया था, प्रीलिम्स में ही कर चुकी हूँ, कि मैं मतलब होता है ना, आउटसाइड का इनसाइड पढ़ लो, या फिर नॉर्थ फेसिंग का साउथ फेसिंग पढ़ लो, इसमें सब सत्यानाश हो जाता है। तो जब भी तुम पजल पढ़ रहे हो, भले ही तुम 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, बट जल्दबाजी में पजल पढ़ोगे तो तुम्हारी गलती होगी ही होगी। क्योंकि अगर तुमने आउटसाइड इनसाइड नॉर्थ साउथ ये सब में कर दी ना गड़बड़, या फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि वो 10 लाइन का पजल होता है, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में तुमने एक लाइन मिस कर दी, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉन्ट्स होते ही नहीं है, तुमने एक लाइन मिस कर दी, तुम्हारा पूरा पजल, मतलब वो तुम्हारे जो पजल में 5 मिनट दिए हैं, वो तुम्हारे 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। तो इट्स बेटर भले ही तुम 6-7 मिनट दे दो पजल में, बट तुम बहुत ज्यादा ही फोकस्ड में पढ़ो कि पजल में दे क्या रखा है। ये नहीं कह रहे पजल बहुत इजी है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी है, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। कर रखा है प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स का लेवल और मेंस का लेवल बहुत डिफरेंट है। प्रीलिम्स में तुम 4 लाइन के पजल पढ़ते हो, उसको तुम 4 बार भी पढ़ लोगे ना, कोई नहीं है। वो 10-15 लाइन का पजल तुम 4 बार नहीं पढ़ सकते हो। तो बहुत डिफरेंस होता है प्रीलिम्स के और मेंस के पजल में। प्रीलिम्स के पजल तुम मतलब फट फट कर लोगे अगर तुम्हारी रीजनिंग अच्छी है। मेंस के पजल करने में तुम्हारे हालत खराब हो जाएगी, ऐसे वाले पजल आएंगे। क्योंकि लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर तुम पजल में बहुत अच्छे हो ना, मेंस को पजल्स भी तुम्हें ना ऐसे बच्चे जैसे लगेंगे, भले ही टाइम लगेगा, बट अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो हो जाए। क्योंकि पजल बड़ा है, जहां प्रीलिम्स में 2 मिनट लगते हैं, वहां 6-7-8 मिनट भी लग जाते हैं मेंस में। लेकिन एटलीस्ट वो टाइम लगा के तुमने कर भी लिए 2 पजल, तो तुम्हारे 10 मार्क्स फाइनल है। तो पजल करो, लेकिन सोच समझ के ढंग से पढ़ के फोकस होके करो। ऐसे ही डीआई में, मतलब डीआई में क्या है, 5 क्वेश्चन है, भले ही 3 क्वेश्चन आते हैं, पर 3 तो करो ना। क्योंकि पजल में क्या होता है, अगर पजल सॉल्व हो गया तो 5 क्वेश्चन हो गए, लेकिन डीआई में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट कई सारी डीआई में नहीं होता है कि तुमने डीआई सॉल्व कर ली तो सारे क्वेश्चन निकल कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। तो जितनी कर सकते हो उतनी करो, मतलब। और ये नहीं सोचना कि बहुत टफ पेपर है। अगर तुमने पढ़ा है, पेपर अगर तुम्हारे लिए टफ है, तो पेपर पूरी जनता के लिए टफ है। कट ऑफ भी उतनी ही जाएगी। बी कॉन्फिडेंट, मुझे अपना बेस्ट देना है, और जितना भी है, चाहे मैं 20 क्वेश्चन करूं, अगर 20 क्वेश्चन मेरे को 20 क्वेश्चन करने में मेरे पसीने छूट गए हैं, तो सबके छूटे होंगे, तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी। तो चिल होके पेपर देना है। मेरा तो बहुत ही अलग स्टोरी है पेपर देने की। मैं तो बहुत टेंशन में थी, मेरा पता नहीं क्या हो चुका, मतलब हो गया था बहुत चीजें, लेकिन स्टिल मैंने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे उस टेंशन में भी। लेकिन सिंपल है, चिल होके पेपर दो। टफ है कोई नहीं, क्योंकि ये होता है बहुत ज्यादा, मैंने फेस किया है, क्योंकि सर ये कि अगर पेपर टफ है ना, मैं टेंशन लेने लग जाती हूँ, यार पेपर टफ है, मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, और उस चक्कर में ना जो मुझे आता है ना वो भी मैं गलत कर दूंगी। तो जो आता है उसको गलत करने से अच्छा चिल होके पेपर दो। तो जो आता है वो तो एटलीस्ट ठीक हो, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, साल में 50 मतलब 10 पेपर निकलते हैं, तो एक तो निकलेगा ना, इतना टेंशन नहीं लेने का। आरुषि, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? मॉक टेस्ट की भूमिका एक प्रिपरेशन के टाइम पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और क्यों हमें इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए?
सर मॉक टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ठीक है, मतलब अब जो लोग मॉक टेस्ट भी पॉज कर करके देखते हैं, पॉज कर दिया फिर तुम सॉल्व करो, तो कोई भूमिका ही नहीं है मॉक टेस्ट की। तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बस उसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे अच्छा तो तुम किसी पीडीएफ निकाल लो, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो अगर तुम पॉज कर करके, अरे नहीं कोई बात नहीं 2 मिनट पॉज कर देता हूँ, मेरे 35 के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है उससे। स्टार्टिंग में तुमने करा कोई बात नहीं, जब तुम एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो मॉक टेस्ट की भूमिका ये है। मेरे मेरे को अभी भी याद है, मेरे 100 में से 23 मार्क्स आए थे सिर्फ पहले प्रीलिम्स मॉक में। एंड आई वाज लाइक मैं कर ही नहीं सकती हूँ। उस टाइम मैं वैसी चिल होके दे रही थी मैं, लेकिन जब मैंने एक्चुअल में प्रिपरेशन शुरू करी तब मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू की, थोड़ी प्रिपरेशन करके। ऑल्दो मैंने स्टार्ट मॉक से ही किया था, मुझे देखना है मैं कहाँ पर हूँ, बट थोड़ी प्रिपरेशन की मैंने, तब मैंने मॉक शुरू किए थे। तो मॉक टेस्ट की ये भूमिका है, अगर तुम रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो प्रीलिम्स का, तो तुम जब एक्चुअल सेंटर में जाओगे ना, तो हाँ, जो ये सब वो होता है, तुम्हारा टेस्ट होता है आइरिस वगैरह का, ये फोटो खींचती है, ये सब साइन, वो छोड़ दो। तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैं घर पे बैठ के ही मॉक तो दे रहा हूँ, क्या ही फर्क है। जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाए ना, तुम उसी, जो तुम्हारे एडमिट कार्ड का टाइम है तुम उसी टाइम मॉक दो। अगर सुबह का है 6 बजे उठो, 8:30 है तो 9 से 10 मॉक लगाओ, क्योंकि आधा 1 घंटा तो वैसे भी निकल जाता है। तो मेरा ये होता था, मैं वैसे मैं मेरा 5 से 6 या 6 से 7 फिक्स था मॉक, लेकिन जब मेरा एडमिट कार्ड आ गया, चाहे सुबह 8:30 का है चाहे शाम का 4:30 का है, जिस टाइम का मॉक है मैं उस टाइम 10, जब तक मेरा पेपर नहीं है उसी टाइम मैं मॉक देती थी, ताकि उस टाइम मेरा दिमाग एक्टिव रहे कि नहीं बेटा अब पेपर है, पेपर देना है। क्योंकि अगर तुम 8:30 पेपर दे रहे हो और तुम्हारा मॉक मॉक 8:30 है दे रहे हो और 4:30 का तुम्हारा पेपर, तुम्हें 4:30 बजे फिर नींद आती है, क्योंकि तुम सुबह से उठे हो तो दोपहर में फिर तुम्हें नींद आएगी। या फिर तुम रात को पढ़ते हो, रात में पढ़ाई करते हो, तो तुम सुबह उठ ही नहीं पाओगे, पेपर तो पेपर के टाइम भी तुम्हें नींद आएगी, तुम्हारा माइंड मतलब। ये मैंने अपने आप लोगों से ही सीखा था कि अगर एडमिट कार्ड आ गया है तो जिस टाइम तुम्हें पेपर का टाइम है उसी टाइम मॉक दो, ताकि दिमाग एक्टिव रहे, कि उसको आदत पड़ जाए कि मुझे इसी टाइम टेस्ट देना है। अब चाहे वो मेरे घर पे हो चाहे वहां जाके हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मॉक बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स में। और जब मेरा मेंस में मेरा प्रीलिम्स खत्म क्लियर हो जाता था, मेरा रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का, फिर तो मैं क्लासेस लेना ही बंद कर देती थी कि अब सिर्फ मॉक देना है और खुद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जीए की क्लासेस लेनी है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो सैटरडे संडे जो चलता था मेंस का वो वाला, वो लेती थी, बाकी मैं क्लासेस लेती ही नहीं थी। मेरा मॉक चलेंगे मेंस का, क्योंकि वही दिमाग को वही आदत डालनी है कि अभी दिमाग को सिर्फ 1 घंटे बैठने की आदत थी, अब तुम्हें 3 घंटे 2 घंटे थे, जब तक आदत नहीं डालोगे वो तुम्हें तो 1 घंटे बाद ऐसे हो जाएगा यार पेपर खत्म नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो मॉक से तुमको आदत पड़ती है कि मुझे पेपर में भी ऐसे ही देना है। तो मॉक बहुत मैटर करते हैं। ये जो मुझे पहले नहीं पता था, वो मुझे धीरे धीरे करके पता चला कि मॉक की वजह से मेरे लिए बहुत इजी हो रहा है पेपर में बैठना, मेरा दिमाग उस टाइम एक्टिव रह पा रहा है। मतलब 1 घंटे के बाद ना ऐसा होता है प्रीलिम्स में कि यार 1 घंटा हो गया बस अब खत्म, ऐसे वाला। तुम 2 घंटे 3 घंटे मेंस में नहीं बैठ सकते हो अनटिल अनलेस तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो वो बैठने की। तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ जाए और जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, तो आप मेक श्योर करिए कि उस टाइम पे मॉक जरूर दें, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल आपके प्रेशर को काफी कम करता है। जैसे आरुषि ने ये बात हाँ सही कही है कि अगर मैं सुबह मॉक दे रहा हूं और मेरा एग्जाम 4:30 बजे है, तो वो 4:30 बजे वाला समय अगर सिर्फ आप एक दिन के लिए एक्टिव करोगे तो शायद वो इतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना आप ये चाहोगे कि नहीं यार, जितने सही तरीके से मैं सुबह उठ के मॉक दे रहा हूं वैसे ही मैं शाम को भी दे पाऊं। मेक श्योर करिए कि आप एग्जाम से पहले 15-20 दिन उस टाइम पे अगर आप मॉक देंगे तो नो डाउट उसका फायदा काफी होता है। आरुषि, तैयारी करते टाइम एक स्टूडेंट जो है न केवल प्रिपरेशन कर रहा होता है, दुनिया से जंग लड़ रहा होता है। दुनिया से जंग लड़ने का मतलब आपसे बेहतर आई थिंक इसका आंसर कोई नहीं देगा, और मैं चाहूंगा इसका आप बहुत अच्छा आंसर करें कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कई तरह के प्रेशर हमारे जीवन में रहते हैं। एक तो पहली चीज ये है कि हमारे माँ बाप से ज्यादा चिंता हमारे पड़ोसियों को, दोस्त यारों को होने लगती है, हमारे रिलेटिव्स को होने लगती है। लड़की है तो शादी करवा दो भाई,
6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, अरे ठीक है चलो यार, इनका चलो तैयारी होती रहेगी, चूल्हा चौका पहले जो है इनका जो है वो सेट कर दो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इवन फिर हम ये भी देखते हैं आरुषि कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे दोस्त यार प्राइवेट कंपनीज में अच्छे अच्छे ग्रोथ पाते जा रहे हैं, और वो बता बता के हम अपनी स्टोरीज बताते हैं कि अरे पता चला 2 दिन पहले मेरा 1 साल में 5वां प्रमोशन लगा है और उसके बाद अब सैलरी इतनी हो गई है। तो ये जो एक सामाजिक प्रेशर है, ये एक स्टूडेंट के जीवन में बहुत इंपैक्ट कर रहे हैं आरुषि। आपने भी इन सिचुएशन को अपनी लाइफ में देखा होगा, आई एम श्योर देखा होगा, हर किसी ने देखा है। आपने इसको कैसे टैकल किया आरुषि, और वो बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज होगा? सर ये सारी चीजें ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने टैकल करी होंगी, बट स्टिल मैंने बहुत ज्यादा नहीं करी, बिकॉज आई वॉज जस्ट 22 व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड आई टर्न 23 जब मेरी जॉब लगी। तो 23 साल में ना कोई नहीं बोलता है कि लड़की की जॉब नहीं लगी, शादी तो ठीक है फिर भी बोलते हैं, लेकिन स्टिल मैंने इतना नहीं किया। दूसरी चीज, मैंने जब प्रिपरेशन की तब कोविड था, तो कोविड ने मेरे को प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी है। कोई मिलने नहीं आ सकता है, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, मतलब अपने आप ही है ना कि घर पे ही रहना है, क्या ही करेंगे, पढ़ ही लो इससे अच्छा, ठीक है। लेकिन हाँ ये था कि भले ही कितनी भी मुझे पढ़ाई करनी थी मैंने किया, बट इट डजंट मीन कि तुम अपना एंजॉयमेंट, अगर तुम हफ्ते के 7 दिन है, तुम 5 दिन 6 दिन पढ़ रहे हो, तो एक दिन तुम अपने आप को रेस्ट दो, क्योंकि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उस पर प्रेशर डालोगे तो दिमाग, उसका प्रेशर है, प्रेशर डालोगे तो सीटी बजा के खत्म कर देगा एक दिन, भैया हमें नहीं करना, छोड़ो। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो माय मोटिव वाज कि ठीक है 1 साल ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा तब देखा जाएगा। दोस्त की बात रही, मेरे अभी तक किसी दोस्त की जॉब नहीं लगी है, तो दोस्तों का कोई प्रेशर नहीं। पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे, मतलब मेरी मदर इतनी सपोर्टिव थी और है कि मैंने बोलते हैं मुझे पढ़ना है, जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ ना, मैं सुबह बैठूंगी, अगर मैं रात को उठूंगी यही खाना आएगा, यही पानी आएगा, यही सब आएगा, मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब मेरे को शर्म आ जाए कि चलो मम्मी इतना कर रही है, मेरी अब क्लास नहीं है, मैं उठ के मम्मी की हेल्प करा दूं, तो माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला है, कोई बात नहीं बेटा, फिर कर लियो, दूसरा कर लियो, मेहनत कर रही है ना, मतलब उनको दिख रहा था कि मैं मेहनत कर रही हूँ। जब तक उनको नहीं था ना, मेहनत नहीं दिख नहीं रहा था, मैं मेहनत कर रही हूँ, पूरे टाइम फोन पे लगी रहेगी, ये मूवी दिखवा लो, वो मूवी दिखवा लो, ये सीरीज दिखवा लो, जब देखो तब फोन की बैटरी, 1 1 घंटे में फोन की बैटरी खत्म हो रही है मैडम की, पढ़ना लिखना नहीं है, कहाँ से पेपर क्लियर होगा। हाँ ये सुना है मैंने, बट जब उनको दिख गया कि नहीं हमारी बेटी 6 बजे उठ रही है, जो 10 बजे ना उठे वो लड़की अगर 6 बजे उठ रही है तो अब ये मेहनत कर रही है, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला कि नहीं बेटा ये करना है वो करना है। वो अंदर से ही प्रेशर होता है, शायद हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स इतना नहीं बोलते होंगे जितना हमें फील हो जाता है कि अरे, मैं बता रही हूँ ना, अगर मेरी जॉब है, अभी कोई बोलेगा ना कि इतना खर्चा नहीं करना है, तो मैं कुछ माइंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरी जॉब नहीं होती तब मेरे पेरेंट्स बोलते इतना खर्चा क्यों करती है, तब मुझे वो बात अलग लगती कि मैं कमा नहीं रही हूँ तो इसलिए ऐसा बोल देंगे, तो बहुत डिफरेंस पड़ता है। सर दोनों चीज हो गया, इफ यू आर डूइंग अ जॉब तब तुम्हें जो बोलता है ना, और जब तुम प्रिपरेशन के टाइम पे तुम्हें सेम बात बोलेगा, तुम्हें तब बुरी लग जाएगी, लेकिन जॉब के टाइम कभी बुरी नहीं लगेगी। और एज अ पेरेंट्स, पेरेंट्स हमेशा ना बच्चे का भला ही चाहते हैं। उस टाइम तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, उसके तो मम्मी पापा ऐसा नहीं करते, उसको तो बहुत फ्रीडम है, मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, उसके मम्मी पापा तो नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा है, बहुत लगता है। बट आप एक स्टेज पे आएंगे एक टाइम पे जब लगेगा मॉम डैड फैमिली इज द बेस्ट, उनके बिना तुम नहीं रह सकते। अब मेरे को पता है, मैं 2 साल से 2.25 साल हो गए मैं सूरत में रह रही हूँ, आई नो हाउ मच आई मिस माई फैमिली। मैं अकेले रह रही हूँ, मतलब मैंने फ्लैट ले रखा है, मैं अकेले रह रही हूँ, कोई नहीं रहता मेरे साथ, तो आई नो व्हाट दिस लोनलीनेस इज। मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी यार प्लीज आ जाओ, मन नहीं लग रहा, आपके हाथ के खाने का याद आ रही है। मैं घर पे खुद बनाती हूँ खाना, वो अलग चीज है, लेकिन मम्मी के हाथ का खाना मम्मी के हाथ का होता है। मैं जाती हूँ तो मम्मी तैयारी रखती है, ठीक है बेटी को राजमा चावल पसंद है, ये है। तो जो हम फील करते हैं ना प्रिपरेशन के टाइम पे, दैट इज नथिंग, क्योंकि जो सेम बातें फिर लोग बोलेंगे ना,
तो तुम्हें भी लगता है अब तो मेरी जॉब है, बोल ले जितना बोलना है। तो बहुत डिफरेंस इस चीज से पड़ता है तुम्हारे प्रिपरेशन फेज में और जॉब फेज में, कि तुम प्रिपरेशन करो तुम खुद ही ज्यादा ओवर थिंक करते हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। मतलब तुम्हारा दोस्त तुम्हें नहीं, तुम्हारा दोस्त भले ही खुशी से बोलता है तुम्हें कि मेरी ये जॉब लगी, पर तुम्हें ये लगेगा कि उसकी जॉब लगी यार, मेरी क्यों नहीं लग रही है। एंड थैंक मतलब विद गॉड ग्रेस आई हैव फ्रेंड्स, मेरी जॉब लग चुकी है। स्टिल आई हैव फ्रेंड्स जिनकी जॉब नहीं लगी है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अ लिटिल बिट जेलस ऑफ मी कि आरुषि की जॉब लगी। दे आर लाइक ठीक है आरुषि की जॉब लग गई, हम सूरत जाएंगे, यही खर्चा करेगी हमारा, हम नहीं कर रहे, कमा रही है किस लिए कमा रही है, ये हमारे लिए तो कमा रही है। तो आई हैव दीज टाइप ऑफ फ्रेंड्स। तो वो चीज जो है ना कि मेरे तक इतनी आई ही नहीं है कि मैं प्रेशराइज्ड फील करूं कि मेरे रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, मेरे पड़ोसियों से तो मेरे को मतलब ही नहीं था। पड़ोसी सबसे ज्यादा वो करते हैं खैर, लेकिन पड़ोसियों से मुझे मतलब ही नहीं था, मैं जाती नहीं थी बाहर कि पड़ोसी कुछ बोले। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। तो तुम जब डिप्रेशन फेज में होते हो, ओवर थिंक करने की जगह तुम थोड़ा समझो। और जो एक्चुअली में तुम्हें ऐसा कर रहा है, तुम्हें फील करा रहा है कि भैया इसकी तो नौकरी नहीं लगी, शादी करा दो, खाना बनाना सिखा दो, कैसे घर संभालेगा ये लड़का जब इसकी नौकरी नहीं लग। अगर अगर तुम्हें ऐसा फील सच में हो रहा है कि वो इंसान ऐसा फील करवा रहा है, भैया उससे बात नहीं करो जब तक जॉब नहीं लग रही है। तुम अपना फोकस रहो। मेरे को जिन लोगों से ऐसा लगा, आई जस्ट कट ऑफ विद दैट पर्सन। और जिससे नहीं लगा मैं बहुत चिल होके बात करती थी। लेकिन हाँ, मेरा वो पूरा 1 साल का फेज था, मैंने किसी दोस्त से बात नहीं की थी। नॉट बिकॉज के मेरे को लग रहा था कि दोस्त क्या बोलेंगे, बिकॉज आई वॉज बिजी। मेरे को नहीं मिलता था किसी से भी टाइम करने का, क्योंकि मैंने सर ये भी देखा है लोग क्या करते हैं, भैया हम पढ़ रहे हैं, हमारा पेपर है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, और फिर सोचते हैं अभी भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, अब तो मैंने सब डिलीट कर दिया। लेकिन मैंने कभी आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने एक भी चीज डिलीट नहीं करी है। आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे को माइंड फ्रेश करना है। मैंने सीरीज भी देखी है प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब चलाया है। इट्स नॉट कि तुम तुम्हारे फोन में जस्ट बिकॉज ये सारे सोशल मीडिया एप्स है तुम उसी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। जिस दिन तुम अपना फोकस में करोगे, ये चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेंगी। 10 मिनट 15 मिनट तुमने चिल होने के लिए करा, उसके बाद तुम अपना खुद पढ़ने लग जाओगे। तो जो सब लोग बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा हमारा दिमाग सोचता है। और जो लगता है बोल रहे भैया हाथ जोड़ो, तब तक बात ही मत करो जब तक तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। जिस दिन जॉब लगेगी चौड़ में जाना, भैया लग गई जॉब, सरकारी नौकरी लगी है, वो भी बताओ क्या बोल रहे थे, हाँ मैंने सुना था कुछ तुम बोल रहे थे, अब बताओ क्या बोल रहे थे। तो ऐसे करना होता है बस। अब पेरेंट्स की बात रही कि सर पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी करा ले, वो पेरेंट्स को बस बैठ के प्यार से समझाना होता है, वो तुरंत समझ जाता है। वो बहुत ही क्यूट प्रजाति है हमारे दुनिया में पेरेंट्स, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। उनको प्यार से समझाओ, तुम गुस्से में बोलोगे वो भी गुस्से में बोलेंगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं पापा प्लीज यार थोड़ा टाइम दे दो मैं कर लूंगी, वो दे देंगे टाइम। आरुषि, जब तुम लोगों ने तैयारी आई थिंक स्टार्ट करी थी, तो मैंने यूट्यूब पे पजल पे एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसको आपने शेयर किया, टॉप 10। और वो कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे नो डाउट आरुषि सुपर डुपर कॉन्सेप्ट हो चुका है। मतलब उसका इनिशिएट करने का मेरा मोटिव यही था कि पजल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में पजल को स्पीड में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रैंक बना सकते हो तो आपका उस सेशन में वेलकम है, रैंक नहीं बना सकते आप बिल्कुल उस सेशन को आप क्विट कर सकते हैं। आरुषि, सेशन वो कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, कितना बेनिफिशियल है एक स्टूडेंट के लिए, पजल में स्पीड के लिए कितना इंपॉर्टेंट वो सेशन है, और आपको कितना उस सेशन से फायदा हुआ? सर जो आपने बोला ये चीज कि अगर पजल में रैंक बना सकते हो तो वेलकम है, नहीं बना सकते तो आप quit। बट मेरा ये मानना था क्या कि जगह अगर टॉप 10 में नहीं है तो आप मेहनत करो। क्विट करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर तुम इसको क्विट कर रहे हो तो जस्ट क्विट योर दिस थिंग कि मुझे सर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे करना है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर जहां पर सिर्फ मतलब मैं बोलती चलो 1000 लोग लाइव होंगे, इसमें ज्यादा भी होंगे बिकॉज मतलब मेरे को नहीं पता उस टाइम क्योंकि लोग नहीं आते सर लाइव क्लासेस। जो ये वाली चीज है टॉप 10 वाला कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। ट्रूथफुली मेरे लिए बहुत मतलब
इट्स लाइक मैं ये सोचती थी कि अगर इन 1000 2000 बच्चों में मैं टॉप 10 में नहीं आ सकती हूँ, तो जहां लाखों में बच्चे होंगे वहां मैं कैसे क्लियर करूंगी? तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगी ना, तो ही तुम कर सकते हो। क्योंकि अगर तुमने ये सोच लिया ना यार छोड़ो टॉप 10 में हम कर लेंगे, तो तुम वो लाखों वाले बच्चों में ना तुम कर ही लोगे, फिर वहां भी छोड़ ही देना। जब तुम कुछ हजार वाले बच्चों में भी तुम मैं ये नहीं बोल रही डेली टॉप 10 में आना है, क्योंकि नहीं होता डेली वाला, लेकिन एटलीस्ट एक दिन आओ। एक दिन आओगे तो तुम्हारा नाम जब बोला जाएगा ना कि हाँ। और एक टाइम ऐसा होता ना, मुझे भी याद है कि कुछ पर्टिकुलर बच्चे थे आपके बैच में, अच्छा मिताली, अच्छा आरुषि, अरे आज भी ये टॉप 10 में आ गए, देखो मैं बोलता हूँ ना ये कांस्टेंट रहोगे तो ऐसे ही होगा। तो वो सुन के भी अच्छा लगता है कि हम यहाँ आ गए। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है। यही तुम नहीं आते ना तो तुम्हें लगता है यार छोड़ो ना, ठीक है हम रिकॉर्डेड ले लेंगे, टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो बहुत गलत थिंकिंग है ये। क्योंकि वही तुम अगर इतने से कंपटीशन में तुम हार मान रहे हो, तो तुम कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकते हो। तुम उस लायक ही नहीं बन सकते होगे तुम उस कंपटीशन में बैठो, क्योंकि 170 सीट्स है, सिर्फ 170। मैंने पता है सर, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जब उस टाइम NISL का निकला था फॉर्म, 300 सीट्स थी उस टाइम भी, मतलब ज्यादा नहीं थी। लोगों ने फॉर्म नहीं भरा कि 300 सीट में हमारा कैसे नहीं निकले, कैसे निकल जाएगा। ये थिंकिंग होती है कुछ लोगों की। मेरी थिंकिंग थी कि सात सात सीट्स भी होंगी ना, मैं तभी भी भरूंगी, क्या पता मेरी उसी एग्जाम में किस्मत हो और मैं वही छोड़ रही हूँ भरने के लिए। मैं तो हर एग्जाम भरती थी, भले ही ठीक है लोगों को होता है पैसे क्यों खर्चा करता, मेरे लिए ऐसा होता था मैं एक साल में पैसा खर्चा कर दूंगी, मैं उससे डबल ट्रिपल कमा के दे दूंगी एक महीने में। मैं उससे कई गुना ज्यादा कमा दूंगी एक महीने में, अगर मेरा उस एग्जाम में निकल गया। मतलब मैंने 10 सीट्स का भी एग्जाम भरा है कि अगर मेरा इसमें निकल गया, और मेरी किस्मत होगी कि आरुषि को इसी एग्जाम में निकलेगा, इसी जॉब में मिलेगा, और मैं उसको हर साल नहीं भर रही हूँ, तो मेरी कैसे निकलेगी कोई भी जॉब? मतलब मेरा वही होगा कि 4 नवंबर को ये एग्जाम है, 4 नवंबर का ये एग्जाम आरुषि का निकलेगा, अगर वो 4 नवंबर को एग्जाम नहीं देगी तो उसका नहीं निकलेगा। तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरी बस ये सोच थी। तो चाहे 10 सीट हो, चाहे 300 हो, चाहे 1000 सीट हो, मैं सारी भरती थी पहले तो एग्जाम। दूसरा, क्योंकि वही बता रही हूँ ना कि अगर मैं उन बच्चों की थिंकिंग होती थी जो टॉप 10 में नहीं आना चाहते थे कि इतने बच्चे को मुझे क्या, तो वो 300 वाले भी नहीं भरेंगे ना सर, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। जब तुम उसमें नहीं कर पाए तो तुम उसमें भी नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो तुम अगर यहाँ से शुरू करोगे अपना कंपटीशन लेना, तो तुम वो लाखों बच्चों में भी तुम अव्वल कर सकते हो, अगर तुम अपने आप को ऐसे रखोगे मैं मतलब किसी और से नहीं, मैं अपने आप से कंपटीशन करूंगी। मैं अभी टॉप 10 में नहीं आई, मुझे टॉप 10 में आना है। मैं अभी टॉप 10 में आई हूँ सिर्फ 10th पे, मुझे 9th पे आना है। ऐसे कर करके मुझे फर्स्ट पे जाना है, और फर्स्ट पे टिके रहना है। तब जब तुम अपने आप से कंपटीशन करोगे तब तुम कुछ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। फिर तो यही हो जाएगा कि अरे 300 सीट से अरे 170 सीट तक, अभी भी NISL में काफी लोग फॉर्म नहीं भरेंगे कि 170 सीट में हमारा हो गई नहीं। उनको पहले से ही पता, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, वो नहीं कर पाएंगे 170 सीट में। तो फिर ऐसे ऐसे लोग तो कैसे ही करेंगे, ये बताओ सर। अच्छा आरुषि, जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमें एक सैलरी वाला एक कॉलम दिखता है। उसमें लिखा होता है कि सब कुछ ग्रॉस मिला के 88,000 जो है वो कुछ तो बनती है। फिर हम उस पर ये भी कैलकुलेशन करते हैं, चलो भाई कुछ टीडीएस उडीएस कट जाएगा तो भी 80 78 79 कुछ तो मिल ही जाएगा। इसके बाद हम उसमें बहुत सारी पर्क्स जो है वो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, उसको मैं तो पूरा पढ़ा भी नहीं। तो ये सारी चीजें रियलिटी होती हैं आरुषि, या बस बस सिर्फ लिखा ही है केवल? नहीं सर, ऐसा मतलब मैं बोलूंगी तुम्हारी NISL में इतनी जॉब होगी, इतनी सैलरी होगी कि यू वुड बी सेटिस्फाइड। और अभी तो शायद मतलब वेज रिवीजन होता ही है, भले ही तुम्हारा वैसे ना हो, वेज रिवीजन जब भी गवर्नमेंट करती है एकदम से स्पाइक करती है तुम्हारी सैलरी, प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे एकदम से स्पाइक करती है। तो हाँ, जितनी भी ग्रॉस होती है तुम्हारा खर्चा है। मेरी पहली सैलरी आई थी, मेरे को अभी भी याद है, 60,000 इन हैंड। मैं बहुत खुश थी, अरे 60,000 आ गई, 60,000 आ गई। और यही
जैसे मैंने सूरत मतलब जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी 2 महीने की, तब मेरी आई थी इतनी सैलरी 60, 61, 62 ऐसे आई थी। और जहां मैंने सूरत में ज्वाइन किया मेरी 50 पे चली गई। मैंने कहा 10,000 क्यों लग रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरा 10,000 सैलरी चली गई। तो बहुत बड़ा झटका लगा मुझे। बट हाँ, जैसे फिर वेज रिवीजन हो गया तो सैलरी बढ़ी। तो ऐसा है कि तुम्हें मिलती है सैलरी, अच्छी खासी मिलती है। अब तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसी सैलरी मिले जो प्राइवेट में मिल जाती है। भैया प्राइवेट में तुम्हें ना 6 बजे के बाद 12 बजे तक, एक रात के 1 बजे भी कॉल आ सकता है। तो और वीकेंड में भी तुम्हें बुला लिया जाता है। तो अगर तुम वो एक्सपेक्ट करोगे सैलरी, तो तुम फिर ये एक्सपेक्ट करो कि, ये मत एक्सपेक्ट करो ना कि तुम्हें वीकेंड ऑफ मिल रहा है, या फिर तुम्हें 6 बजे के बाद भी कॉल किया जा रहा है, ना करे कोई। तो सैलरी एक सरकारी नौकरी, क्योंकि क्लर्क वगैरह की शायद 34, 30 मतलब 30, 40 इतनी होती है। आई थिंक सो, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन इसमें सैलरी बहुत सही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सैल तुम्हें लीज अलग से मिलता है सैलरी के साथ। जैसे मैं रह रही हूँ तो मेरे को मेरी कंपनी मेरे को लीज के पैसे दे रही है, उस उतने ही लिमिट में रहना है। मतलब लिमिट से बाहर भी होता है तो ठीक है, बाहर वाला तुम पे करोगे, बाकी तुम्हें मिल जाएगा। तो अच्छी खासी सैलरी है सर के। मतलब मेरी तो सेविंग्स भी हो जाती है, क्योंकि दोस्त नहीं है ना यहाँ पर, तो मैं किसके साथ घूमूंगी, किसके साथ खर्चा करूंगी। तो सेविंग्स भी अच्छी खासी हो जाती है सर। आरुषि, हमने सुना है वर्क लाइफ बैलेंस भी आप NIACL AO के अंदर प्रॉपर कर सकते हैं। इवन आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाइयां हैं? सर वो तो देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मतलब टाइम तो मिल जाता है, मैं मना नहीं कर रही, वो मैं नहीं करती, प्रिपरेशन एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। लोग यहाँ पर आके आरबीआई ग्रेड बी की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं प्रिपरेशन करके, क्योंकि उनको बहुत टाइम मिल जाता है। मतलब ऑफिस से जाके वही ना सर, डिस्टरबेंस नहीं है कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है कि अभी ये काम करके तुम, मैंने ये प्रपोजल भेजा है, इसको प्रपोजल को अभी अप्रूव करवाओ। ठीक है, बहुत ही रेयर होगा, मैं मना नहीं कर रही, होता है, बहुत रेयर होता है। बट हाँ, आपको टाइम मिलता है, बाकी चीजों की प्रिपरेशन करने के लिए मिल जाता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है। आरुषि, NIACL में एक बॉन्ड का जो है वो सिस्टम होता है, शायद आपको मालूम होगा। और आज मैं इस पे मैंने अभी एक डिटेल वीडियो भी किया था। बॉन्ड एक प्रेफरेबल होता है कि हाँ यार, मतलब ट्रांसफरेबल होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है शायद। ट्रांसफरेबल की एक डेफिनेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कल आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई होता है, आप लेट सपोज RBI में चले गए, तो अगर यहाँ का आपने लेट सपोज 4 साल का बॉन्ड है तो वो 3 साल आपने कंप्लीट कर लिए, तो 1 साल का वहां पे छूट आपको दे दिया जाता है। बॉन्ड की ओरिजिनल डिफिनेशन आरुषि आपके शब्दों में क्या है? बच्चों के बीच में इनके इसका काफी फियर होता है, उन्हें लगता है अरे यार वो मणिपाल यूनिवर्सिटी हमने एक टाइम पे सुना है, वैसा ही कुछ है क्या? ऐसे तो हम यार आगे कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। आरुषि, सर यहाँ 4 साल का बॉन्ड है, टोटल 4 साल का बॉन्ड है। जो बॉन्ड का अमाउंट होता है वो तुम्हारे 1 साल की ग्रॉस सैलरी। तो अगर मान लो 10 लाख है तुम्हारी ग्रॉस सैलरी एक साल में, मतलब टोटल सैलरी 10 लाख है, तो तुम्हारा 10 लाख का बॉन्ड है। अगर तुमने 1 साल कंप्लीट कर लिया तो वो प्रोपोर्शनेट, मतलब 3 साल कंप्लीट प्रोपोर्शनेट बेसिस, 10 साल 4 साल है तो 2.5 2.5 लाख का होता है। तो 1 साल कर लिया तो 7.5 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 2.5 बचेगा, तो ऐसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कम होता है। तो बॉन्ड बहुत ज्यादा, मेरे कई सारे कलीग्स हैं जो बॉन्ड भर कर गए हैं, 7 7 8 8 लाख यहाँ से। मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी कंपनी बहुत ही ज्यादा lenient है। अगर सामने वाली कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं हम बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफरेबल है। लेकिन जैसे हम एओ पे है, आप एसबीआई पीओ पे जाएंगे, आप आईबीपीएस पीओ पे जाएंगे, इन वाले उस पे जाएंगे, तो आपका बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी पे जाएंगे तो आपका ट्रांसफर होता है। मतलब अगर आप ऊपर वाली पोस्ट पे जाएंगे तो होता है। बट हाँ, इट्स योर कैपेबिलिटी कि आप ट्रांसफर करवा पा रहे हैं कि नहीं। लोगों ने करवाया भी है सेम पोस्ट पे, तो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी उस पर डिपेंड करेगा कि आपने करवा लिया है कि नहीं बॉन्ड ट्रांसफर। लेकिन 4 साल निकल जाते हैं ऐसे, अगर तुम अच्छे से काम कर रहे हो। 2 साल 2.25 साल निकल गए।
मतलब अभी मैं सोचूं तो मैं सोचती मैं अभी तो प्रिपरेशन कर रही थी, अभी तो मेरी ट्रेनिंग थी पुणे में 2022 से 2024, मेरे को 2.25 साल हो गए यहाँ पर। मतलब निकल जाते हैं। और बॉन्ड मतलब ऐसे निकल जाते हैं सर 4 साल, ठीक है आपको लगता है हाँ ये है। हमारा प्रोबेशन होता है 1 साल का। तो अगर आप ट्रेनिंग में है, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, आपका ट्रेनिंग पीरियड है, तो आपको क्या बोलते हैं, सिर्फ वो जितना आपने कमाया है उतना देना होता है। मतलब पूरे प्रोबेशन में आपने जितना कमाया है, आप प्रोबेशन के बीच में छोड़ रहे हो, तो आपने जितना कमाया है, चाहे 1 महीने बाद छोड़ रहे हो, 4 महीने बाद, जितना कमाया उतना देना पड़ता है, +25,000 ऐसा है। और प्रोविजन में कोई भी छोड़ने का आपको एडवांस नोटिस नहीं देना पड़ता। बट अगर आपका प्रोविजन खत्म हो गया है, आपका 1 साल हो गया, एग्जाम्स देने पड़ते हैं प्रोविजन खत्म करने के लिए। यू हैव टू क्लियर लाइसेंशिएट, देन एसोसिएट, देन फेलो। लाइसेंशिएट पे आपका प्रोविजन खत्म होगा, फिर एसोसिएट फेलो आपका प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए है। वही एग्जाम था, उसी की मैं बात कर रही थी आपसे। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, अगर आपका प्रोविजन खत्म हो गया तो यू हैव टू गिव 3 मंथ्स नोटिस पीरियड। अगर आपने वो नोटिस पीरियड नहीं दिया है, आपने तुरंत ऐसे फटाक से बोला कि नहीं मुझे अभी अपना 4 दिन में मेरे को रेजिग्नेशन देना है, तो आपको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, अगर बॉन्ड ट्रांसफर कर सकते हो तो। और नहीं कर सकते तो 3 मंथ्स प्लस बॉन्ड पूरा देना पड़ेगा, ये है। और 4 साल बाद ही, मतलब ये 3 मंथ्स वाला तो हमेशा है, अगर जब भी आप छोड़ रहे हो 3 मंथ्स का नोटिस देना होता है। अगर आपने नहीं नोटिस दिया तो आपको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। बट 4 साल निकल जाते हैं, और मतलब मोस्टली बॉन्ड ट्रांसफर हो जाते हैं, नहीं होते तो भैया भर कर जाना पड़ेगा अगर आपको जाना ही है तो यू हैव टू चूज योर प्रायोरिटी। आप वो बॉन्ड भर कर जा सकते हो या फिर आप यहाँ पर रह लोगे, वो वाली डिपेंड करता है। आरुषि, कितना बदलाव आया NISCL AO बनने के बाद लाइफ में? कितना आसपास के सराउंड में लोगों ने, जो एक होता है हमेशा ही, वो एक आपके साथ नहीं हर किसी के साथ होता है, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो क्या ही करेगी, क्या ही बन पाएगा, और जहां हो गया तो अरे हम तो जानते थे कि ये 2 महीने में कर लेगी। तो कितना कितना समाज का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आरुषि, कितना समाज के लोगों ने इस चीज को का नजरिया, आपने देखा कैसे लोगों का नजरिया बदला, माता पिता की पहले की एक जो भावना थी वो क्या थी, आज की उनकी भावना क्या है, जरूर आप अपने शब्दों में व्यक्त करें। सर मेरा ये वही, समाज को मैं मैटर नहीं देती उतना, मैं इतना भाव ही नहीं देती समाज को कि मैं समाज की बातें सुनूं कि पहले कर लिया। तो मेरे को अगर वो मैटर करता ना, शायद मैं कर ही नहीं पाती कुछ। जितना आप सोसाइटी को वैल्यू दोगे उतना आप अपने आप को वैल्यू कम दोगे, मेरा ये मानना है। मैं अपनी फैमिली को वैल्यू देती हूँ, बस इससे ज्यादा मुझे और कोई मैटर नहीं करता। हाँ, मैं मेरी फैमिली को लेके बता सकती हूँ क्या चेंजेस आए, सोसाइटी को लेके नहीं, फैमिली को लेके मैं बता सकती हूँ। रिलेटिव्स ने भी कभी ऐसा नहीं बोला कि कर नहीं पाई, क्योंकि मैंने वही बता रही हूँ ना, मेरा टाइम ही इतना नहीं हुआ था कि कोई को बोलने लग जाए। 22 की थी, 23 की नौकरी ले ली मैंने, तो इतना टाइम ही नहीं लगा। तो मैंने वो वाली कटाक्ष वाले किसी से सुना नहीं, और शायद मेरे पेरेंट्स उनको सुन लेते थे तो मुझ तक आया नहीं, तो आई कांट से अबाउट दैट। हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, इनकी मैं चेंजेस बता देती हूँ। पहले तो ऐसा था, मैं घर की सबसे छोटी हूँ, तो ऐसे अभी भी खैर वो तो है, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि सारे बैठकर मुझे एक बार ही डांटते। सबका अलग अलग डांट सुननी पड़ती थी मुझे, चारों की, भाई बहन मम्मी पापा। क्या कर दिया ये तूने, ऐसे करते हैं ये। अभी भी सेम है, और सेम मतलब कि मैं बीमार भी होती हूँ यहाँ पर, तो भी चारों का मतलब प्यार वगैरह सब सेम है। ये डिफरेंस आया है कि क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, मैं अकेले ट्रेवल करती हूँ यहाँ से दिल्ली, मैं ऑफिस की वजह से कई जगह ट्रेवल कर रही हूँ, ऑफिशियल वर्क की वजह से। तो पहले ऐसा होता था, मम्मी को बहुत ज्यादा चिंता रहती थी, मेरी बेटी कैसे करेगी, मेरी बेटी कैसे जाएगी, मेरी बेटी है, मतलब वो बच्चों की तरह पालने वाला होता था ना, वैसे रखा था मुझे। अभी ऐसा है कि मतलब पहले ऐसा होता था, वीडियो कॉल करके दिखा कौन कौन है ट्रेन में, वीडियो कॉल करके दिखा होटल में कौन कौन है ना। चिंता, इट्स नॉट के शक है, चिंता कि तू अकेली तो नहीं है, कोई है ना वहां पर जो तेरा ध्यान रख सके। ठीक है, अभी भी चिंता है, बट नाउ दे आर कॉन्फिडेंट कि ठीक है हमारी बेटी को 2.25 साल हो गए हैं, वो कर लेगी मैनेज।
अपने आप अकेले रहती है, अकेले मैनेज करती है। जहां मुझे समझती थी बच्ची है, इसमें कोई अकल नहीं है करने की, वहां उनको ये पता चल गया भैया 2 साल अगर इसने अपना इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस जाना, खाना बनाना, घर को संभालना, अगर ये सब कर लिया है तो मतलब घर में मेरे ओपिनियंस मैटर करने लग गए। ये बहुत बड़ी चीज में होती है कि तुम्हारे थोड़े ओपिनियंस मतलब ठीक है, अभी भी उतना नहीं है कि मेरे भाई बहन तो अभी भी ऐसे होता है, जाना तू क्या बोलेगी, जा रहे तू, ऐसा वाला जो सीन होता है ना भाई बहन का, उनका अभी भी वैसे ही है। लेकिन हाँ, मैटर करने लग गए, मेरी बात सुनने लगे। और मतलब मेरे रिलेटिव्स भी ऐसे है, मतलब ऐसे है कि हमारे यहाँ मैं पहली लड़की थी। अब तो चलो ठीक है, मेरे कजिन्स बहुत ज्यादा बाहर जा चुके हैं, लेकिन मेरी पहली लड़की थी जो बाहर निकली थी ऐसे रहने के लिए। तो एवरीवन वाज लाइक कैसे संभालेगी, कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि लड़कियों को लेके बहुत ज्यादा टेंशन होती है सब फैमिली को। बहुत केसेस सुनते हैं, बहुत बातें सुनते हैं, तो सबको टेंशन होती है। मुझे भी डर लगता था कि मैं अकेले कैसे रहूंगी, कैसे होगा। बट जब मैं यहाँ आई, मैंने देखा लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं गुड़गांव दिल्ली क्या है सर, तुम 10 बजे के बाद अकेले नहीं निकल सकते हो, घर वालों को टेंशन हो जाएगी भैया घर आजा बेटी है क्या, मतलब बहुत टेंशन हो जाती है। यहाँ मुझे याद है, यहाँ पर मतलब यहाँ मम्मी को पहले टेंशन होती थी कि मम्मी एक बार रहकर गई तो शी इज लाइक यहाँ तो लड़कियां बहुत चिल रहती हैं, मतलब लड़की लड़कों को छेड़ के चली जाए वैसे वाला सीन है। लड़कियों को मतलब बहुत ज्यादा वो है। तो इसमें भी डिफरेंस आया कि मैं अगर बाहर हूँ 11-12 बजे तक, रात में भी, तो मम्मी बोलती है तू बस घर पर पहुंच के मुझे मैसेज कर दियो, बस इतना। तो मैं मैसेज ड्रॉप कर देती कि हाँ मम्मी घर पहुंच गई। मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंस आया सर। आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। आई केम टू नो कि दुनिया अच्छी नहीं होती है जितना मैं सोचती थी। मतलब मैं बाकियों की वो नहीं बता सकती, बट मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं कि मैं अकेले रहना सीख गई। जहां मुझे पता था कि मैं 10 बजे तक भी नहीं उठ सकती हूँ, वहां मुझे ऑफिस पहुंचना होता है तो मैं उठ सकती हूँ, उठ के खाना बना के ले जा सकती हूँ। मतलब मुझ में बहुत चेंजेस आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ मुझ में, मतलब मेरी फैमिली से कनेक्शन बहुत ज्यादा हो गया कि मुझे पता चला कि नहीं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन भाई सब मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। तो मैं पहले जहाँ दिल्ली गुड़गांव से बाहर नहीं निकल सकती थी, अब मैं कहीं भी ट्रेवल कर सकती हूँ इंडिया में। बस मुझे बुक करनी है टिकट, जाना है, होटल बुक करना है। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर लिविंग अलोन। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा एट द पॉइंट इन लाइफ अ पर्सन शुड लिव अलोन विदाउट एनी फ्रेंड्स। मतलब वो वाला मैं अकेला नहीं बोल रही कि कॉलेज गए रूममेट है खत्म कहानी, वो अकेला रहना नहीं होता। अकेला होना होता है कि तुम 1 BHK के घर में तुम अकेले रह रहे हो। तो मैं रात में ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो कभी सोचा ही था मैं एक घर में मैं अकेली रह सकती हूँ। जहां मैं अपने घर में भी ऐसे एकदम ताले लगा के रहती थी अकेले में, यहाँ मैं चिल रहती हूँ। मतलब अपने आप में बहुत डिफरेंस आते हैं। मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना डिफरेंसेस आते हैं। कॉन्फिडेंस, लोगों का पता लगना, यू बिकेम मोर, यू कैन जज पीपल मोर इजीली कि नहीं इस इंसान से मैंने बात की, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, इससे मैं बात नहीं कर सकती। इससे मैंने बात की, ही और शी कैन बिकम माई वेरी गुड फ्रेंड। एंड बहुत चीजें होती है, तो वो सब चीजें सीखने को मिलती है। उस टाइम पे ना ये मैटर नहीं करता सोसाइटी ने क्या बोला, पेरेंट्स ने क्या बोला, रिलेटिव्स क्या बोल रहे, फ्रेंड्स, बिकॉज यू ओनली नो कि तुम कैसे सरवाइव करो। यू आर टैकलिंग एवरीथिंग दैट टू अलोन, क्योंकि जब दूर होते हैं ना तो पेरेंट्स को नहीं बता सकते बहुत चीजें। मतलब मेरी मम्मी 10 दिन यहाँ रहेंगी ना, 10 दिन को उनको पता चलेगा मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, सब पता होगा। लेकिन अगर वो दूर होंगी ना, मैं उनको नहीं बता सकती हूँ मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगी मैं 1 घंटे बाद शांत हो जाऊंगी। मेरी मम्मी वो 4 दिन तक लेके बैठेंगी कि ठीक है ना तू, अब तो ठीक है ना। तब इसलिए बहुत चीजें बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तो यू नो ओनली यू नो कि हाउ यू आर टैकलिंग थिंग्स। तुम में बहुत चेंजेस आते हैं। मतलब मेरे घर वालों तक ने बोल दिया इतने चेंजेस तेरे में हमने 23 साल में नहीं देखे जितने तेरे में 2 साल में देख लिए। ये डिफरेंसेस होते हैं।
नहीं, वाकई आज आरुषि से मैंने आई थिंक हर तरह की बातें करी हैं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट NISCL AO के बेसिक फंडामेंटल की होती है, चाहे वो सब्जेक्ट की हो। हमने लाइफस्टाइल की बात करी, आई थिंक आरुषि ने बहुत क्लियर जवाब दिया। हमने वो सारे सवाल पूछे जो एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है। क्योंकि देखो आरुषि, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम भी जब किसी बच्चे का इंटरव्यू देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसने सक्सेस क्या पाई है, हम ये देखते हैं कि वो उस सिचुएशन से कैसे गुजरा होगा जिससे मैं भी गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। और मुझे लगता है कि आपकी ये मैसेज आरुषि उन बच्चों के लिए काफी मोटिवेशन होंगे। ये इतनी अच्छी बातें वाकई, मुझे उम्मीद है कि जब इस वीडियो को स्टूडेंट देख रहे होंगे और जब वो NISCL को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एक अलग लेवल का मोटिवेशन जरूर आपकी बातों से आएगा आरुषि। तो सबसे पहले आरुषि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी NISCL की जॉब के लिए। 2 साल 2.5 साल हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि अब रिटायरमेंट तो यहीं से होना है। बिल्कुल सर, मैं तो ये सोच रही हूँ जो लोग देख रहे होंगे क्या पता वो NISL क्लियर करे और सूरत आरो में ही आए, तब बोले अच्छा यही चीज जिसका हमने वीडियो देखा था। आरुषि, एक आखिरी मैसेज स्टूडेंट्स को क्या दोगी कि भाई 1 महीने बाद एग्जाम है, 13 अक्टूबर को एग्जाम लगा हुआ है, आज हमें पता है कि जो है वो डेट इतनी हो गई है, क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो करें कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो NISCL AO का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें? सर मेरे लिए मैं वही स्ट्रेटेजी बताऊंगी। एक मतलब लाइव क्लासेस हो एटलीस्ट, अगर 1 महीना है तो 15 दिन लाइव क्लासेस हो, और मॉक चाहे अल्टरनेट डेज दो। जब 10 दिन बचे तो डेली देना है, बट ऑल्टरनेट डेज दो, लेकिन मॉक से अपनी स्पीड बढ़ाओ। मतलब 1 महीना कम नहीं होता, तुम कर सकते हो 1 महीने में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं तुमने अभी प्रिपरेशन शुरू की हो, तुम कर रहे हो तो तुम इजीली कर सकते हो। और जस्ट फोकस ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि अब एग्जाम आ चुका है। तुम ये नहीं सोच सकते हो कि भैया मेंस के लिए भी करूँ, इंटरव्यू के लिए भी करूँ। जस्ट फोकस ऑन प्रीलिम्स। जिस दिन प्रीलिम्स देकर आओ उस दिन तुम फोकस करो मेंस पे। प्रीलिम्स हो गया, अब मेंस है। तुम्हें ये नहीं सोचना मेरे को इंटरव्यू देना है, मेरे को टीवी देना है, मेरे को मेडिकल देना है। तुम सिर्फ मेंस पे फोकस करो। मेंस के बाद आता है फिर इंटरव्यू। तब मैं तो इसलिए ज्यादा वो एक्साइटेड थी कि इंटरव्यू अच्छा देना है। मैंने देखी थी ट्रेनिंग NIA की। मैंने कहा भैया इस ट्रेनिंग में मुझे जाना है, सर 2 महीने हो, मुझे इस ट्रेनिंग में जाना है, मुझे इस जगह जाना है। तो देखो ट्रेनिंग कैसी होती है। पहले अगर तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, तुम उस ट्रेनिंग की वीडियो को देख लो, NISL ट्रेनिंग वीडियो, तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगा। कितनी बढ़िया जगह है वो, पुणे में इतनी अच्छे से तुम्हें ट्रीटमेंट मिलता है। तो प्रीलिम्स करो, मेंस करो, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, अपना इंग्लिश करो। क्योंकि मैंने ये भी देखा है बच्चे होते हैं कि इंग्लिश बाइलिंगुअल होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हो, बट आई प्रेफर, इट वाज माय चॉइस। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी कि आपको इंग्लिश में ही देना है, आपको हिंदी में ही देना है। इट वाज माय चॉइस बिकॉज NICL इज अ पैन इंडिया कंपनी, ये स्टेट वाइज कंपनी नहीं है। तो जो इंटरव्यूई होते हैं उसमें साउथ के भी लोग होते हैं, उसमें दुनिया के हर जगह के लोग होते हैं जिसको हिंदी नहीं भी आती होगी, हो सकता है। तो तुम कुछ भी जवाब दे रहे हो, अगर उसको इंग्लिश ही आती है तो शायद तुम्हारे पॉइंट्स कम हो जाए हिंदी लैंग्वेज चूज करने में। जो मुझे पर्सनली फील हुआ, मैं नहीं मना बोल रही कि प्रेशराइज करूंगी नहीं आप, क्योंकि लोगों ने हिंदी में भी इंटरव्यू दिया है, मैंने सुना है। लोग पूछा था तो बोला नहीं हमने तो हिंदी में इंटरव्यू, और वो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो मना नहीं कर रही हूँ, बट देख लो तुम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। मतलब प्री मेंस देने के बाद यू डिसाइड कि तुम्हें किस लैंग्वेज में देना है इंटरव्यू, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। फिर जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, बातें करो, अपने एक्सप्रेशंस देखो कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं कैसे बात कर सकती हूँ कि उनको फेस देख के ही अच्छा लगे। वियर फॉर्मल्स, ये नहीं कि तुम मतलब साड़ी वगैरह साड़ी पहन रहे हो तो तुम बहुत ही डिसेंट लाइट कलर की पहनो, सूट पहन रहे हो लाइट, बहुत चटकीले से कलर नहीं पहनने हैं। और इंटरव्यू में ट्राई करो, मतलब अगर तुम्हारा पहला इंटरव्यू है तो ऑफ कोर्स मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन हाँ तुमने अगर थोड़े टाइम बाद, जैसे 2-3 दिन बाद है, तो देखो किससे क्या क्वेश्चन पूछे गए। मैंने तो देखा था सर क्योंकि किससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड ट्राई कि जो इंटरव्यू ले रहा है
वो उसको तुम अपने क्वेश्चंस की डायरेक्शन में लेकर जाओ। ये ना ट्राई करो जैसे मैंने बोल दिया कि आई एम फ्रॉम बीएससी फिजिकल साइंस, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी है। अब भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से वो कुछ भी पूछ सकता है जो मुझे आता ही नहीं है, और ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ऐसे पढ़ लूं। तो मैंने बस ये किया कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है उन क्वेश्चंस का उतना जवाब दूं कि या तो वो इसके आगे उसके अंदर से कोई क्वेश्चन ना खोज पाए, क्योंकि यही करता है इंटरव्यू में। मैंने जवाब दिया फिजिकल साइंस बीएससी, वो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से पूछेंगे। उनको ऐसे डिफरेंट चीज बताओ कि उनका इंटरेस्ट उस चीज में आए कि अच्छा इसको ये चीज पसंद है, ये करती है, तब इससे इसी में क्वेश्चन पूछते हैं एंड यू वांटेड कि वो उसी में से क्वेश्चन पूछे। तो इंटरव्यू जब दो, जो मैंने अभी तक इंटरव्यू के लिए नहीं बताया था इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया, जब तुम इंटरव्यू दो, ट्राई जो इंटरव्यू ले रहा है वो तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन पूछे रेदर देन तुम उसके हिसाब से आंसर। तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप क्रॉस करो रेदर देन सारे तीनों स्टेप्स इकट्ठा करके, नहीं भैया 1 महीना है, मुझे प्रीलिम्स भी करना है, मुझे मेंस भी करना है, फिर इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम मिलता है। बहुत टाइम मिलता है, 1 1 महीना अप्रॉक्स मिल जाता है हर स्टेज में। तो अपना टाइम लो, एक स्टेप क्लियर करो, फिर सेकंड स्टेप क्लियर करो, और फिर थर्ड स्टेप क्लियर करो। हबड़ दबड़ करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आरुषि, बहुत मजा आया आपसे आज बात करके। सो वंस अगेन आरुषि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सफलता के लिए, और मुझे उम्मीद है अभी आगे भी प्रिपरेशन चल रही है आरुषि, अब बस अब तो सेट है लाइफ, अब तो इसी में करियर ग्रोथ अपना देखना है। अभी तो यही सेट ही सोचा है, बाकी देखते हैं, वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आरुषि वंस अगेन, एंड बेस्ट विशेस हमारी कि आप इसमें और ग्रोथ करें। और एज पर स्टूडेंट, चूंकि हम हमेशा ये करते हैं, और जिस तरह से आज आरुषि ने इंटरव्यू दिया है, मुझे उम्मीद है कि मुझे आरुषि को फिर से बहुत जल्दी कॉल करना पड़ेगा कि आरुषि एक 10 मिनट का सेशन और होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मोटिवेशन बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आरुषि, आपने बहुत वो जो सारे सवाल जो एक स्टूडेंट की बेसिक नीड होती है उनको आपने कवर किया है, और बहुत तरीके से एड्रेस किया है जो वाकई में एड्रेस होना चाहिए। एज अ टीचर हमेशा हम इस चीज को क्लासेस में गाइड करते रहते हैं, हम हमेशा समझाते हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों की भी वो बातें जो ऑलरेडी 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, एक्सपीरियंस के बिहाफ में जो आपने अपनी जो है वो बातें शेयर करी हैं, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इस चीज को डिटेल में समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी गति देंगे। सो थैंक यू सो मच आरुषि। थैंक यू सर। डिफरेंस क्या होता है ना, आप जब बोलते हो ना तो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये तो टीचर है तो सुनते नहीं है, और जहाँ जिसका क्लियर हो चुका है वो बताता है ना, अच्छा इसने क्लियर किया है मतलब ये ढंग से बोल रहा होगा, वो बहुत डिफरेंस है। ऑल्दो मैं टीचर्स का भी बहुत अच्छे से सुनती थी, मैंने तो शायद ही किसी का इंटरव्यू देखा होगा कभी। मैंने सिर्फ टीचर्स का सुना है कि नहीं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो मतलब कुछ तो पता होगा ना, इनको नहीं पता होगा तो पढ़ाते कैसे। तो हाँ, अपने टीचर्स का सुनो रेदर देन इंटरव्यू से मोटिवेटेड होने की जगह। इंटरव्यू क्योंकि बहुत ही कम होते हैं, टीचर तुम्हें डेली पढ़ाता है, टीचर सही बोलता है, और तुम्हें लगता है टीचर गलत है, आपसे कांटेक्ट हर कोई कर सकता है। उनको बोलो कि सर मुझे ये बात नहीं सही लगी, आप मुझे इसको समझाओ, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, जो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। मैं थी, क्योंकि मैं सारे टीचर्स के लिए थी कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं मतलब मैं तुरंत मैसेज कर देती थी कि मुझे ये नहीं आ रहा है, सर समझाओ, मैम समझाओ। मैं बहुत ज्यादा वो नहीं रहती थी कि नहीं मुझे मैसेज करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए, मैं ऐसे नहीं थी कभी भी, क्योंकि मुझे क्लियर करना है। टीचर 2 बार परेशान होगा, 3 बार परेशान होगा, उसको भी दिख जाएगा कि ये लड़की करना चाहती है तो मुझे इसकी मदद करनी है। तो वैसे तो टीचर्स होते ही नहीं ऐसे, बट हाँ, लिसन टू योर टीचर, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो करो, क्योंकि इंटरव्यू से मोटिवेटेड होगे ना तो तुम्हारी मोटिवेशन एक बार को खत्म हो जाएगी, बट टीचर से मोटिवेटेड होगे, तुम डेली हो रहे हो, टीचर डेली मोटिवेट करता है, तुम डेली मोटिवेटेड रहोगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आरुषि वंस अगेन आपको, एंड बहुत बहुत ठीक बेस्ट है। विशेस आपको। चलिए, सो ये थे हमारे साथ आरुषि जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करी, एनआईएसीएल का एक्सपीरियंस हमें बताया, एनआईएसीएल की
प्रिपरेशन का फेज हमें बताया, जॉब के बाद के भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए इनफ फ्यूल है मोटिवेशन का। सो समय हमारे पास कम है, इसको यूटिलाइज करें, आप अच्छे से तैयारी करें, रेगुलर बेस पे क्लास चल रही है उसको आप फॉलो करें, और एट द एंड जैसा आरुषि ने कहा कि माता पिता को गौरवान्वित करना आपका आखिरी एक उद्देश्य होना चाहिए। और जीवन में स्टेबिलिटी जो एक वर्ड होता है, शायद आप अभी यंग किड हैं, समझ में ना आए, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब बहुत डिटेल में समझ में आएगा। सो बहुत बहुत बेस्ट विशेस। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।